कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूः मा ते सङ्गोऽस्त्वविकर्मणि। ये औरत है कुदरत का अनमोल तोहफा, ये ममता का सागर, मोहब्बत का दरिया है। हर नस्ल हर देश पर कर्ज इसका बनाया गया, त्याग को फर्ज इसका। मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी, मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी। अजब दास्तां है, अजब है कहानी। प्रगति को दिन रात मेहनत करता देखकर राजेश उससे कहता है कि वो उसे अपना जीवन साथी बना ले ताकि वो उसकी जिंदगी का बोझ बांट सके। प्रगति उसका एहसान मानती है, लेकिन वो अपनी जिंदगी की लड़ाई तब तक अकेली लड़ना चाहती है जब तक वो अपने मकसद में कामयाब ना हो जाए। प्रवीण भाई ठाकुर रुद्र प्रताप से मिलता है और ठाकुर उसे रिश्वत देकर इस बात पर राजी कर लेता है कि वो प्रगति की फैक्ट्री का काम रोक दे ताकि वो वक्त पर अपना प्रोजेक्ट पूरा ना कर सके। ठाकुर रुद्र प्रताप और उसका बेटा विनोद हालात के इस मोड़ से खुश हैं कि अब प्रगति को उनके सामने घुटने टेकने पड़ेंगे। करण ठाकुराइन से कहता है कि वो हवेली वापस चली जाए, लेकिन ठाकुराइन जालिमों और उनके जुर्म को बढ़ावा देना नहीं चाहती। प्रगति ठाकुराइन से मिलती है और अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आशीर्वाद मांगती है। ठाकुराइन प्रगति को अपना आशीर्वाद देती है, हालांकि वो जानती है कि प्रगति उसके पति और उसके बेटे को बर्बाद करना चाहती है। अब आगे अंजू, तू अच्छा हुआ तू यहाँ आ गई। मैं घर में बैठे बैठे बोर हो रही थी। आ बैठ। अच्छा ये बता, तू चाय पिएगी? अरे बात क्या है? तू बड़ी परेशान लग रही है। प्रगति, मैं एक बड़ी दुविधा में फंसी हूँ, बहुत परेशान हूँ मैं। लेकिन हुआ क्या? प्रगति, आनंद जी। क्या कहा आनंद ने तुझे? नहीं, वो जो कुछ भी कहना चाहते हैं वही तो मेरी परेशानी की वजह है। लेकिन उसने कहा क्या? प्रगति, आनंद मुझसे विवाह की बात करते हैं। अरे ये तो बहुत अच्छी बात हुई। क्या आनंद तुझे पसंद नहीं है? नहीं प्रगति, ये बात मेरी पसंद और नापसंद की नहीं है। बात है मेरे जीवन की, मेरी अतीत की। जो जिंदगी गुजारी है मैंने, जिस तरह की घटना घटी है मेरे साथ, और जिस हालात में मैं आज पहुंची हूँ, उन सबको सोचती हूँ तो मुझे अपने आप से डर लगता है प्रगति। देख अंजू, तू इस जिंदगी में बिल्कुल अकेली है। ना तेरे कोई माँ बाप है, ना कोई रिश्तेदार या हमदर्द जो सुख दुख में तेरा साथ देंगे। देख, जिंदगी एक दिन की बात नहीं होती, जिंदगी बहुत लंबी होती है। हाँ प्रगति, दिन तो जैसे तैसे काम में बीत जाता है, मगर जब रात आती है तो अकेलापन लेकर आती है। और उस अकेलेपन में जब गुजरे हुए दिनों की याद करती हूँ तो अपना वर्तमान और भविष्य मुझे अंधकार नजर आता है। अंजू, तेरी जिंदगी दुखों से भरी हुई है, लेकिन तुझे अपने हालात से डरना नहीं चाहिए।
जिन लोगों ने तुझे जिंदगी के इस हालात में पहुंचाया है, उसमें से कोई अब इस दुनिया में नहीं रहा। तूने अपने पति का खून तो किया है, लेकिन अदालत ने तुझे इस जुर्म से बरी किया है। अब तेरे कंधों पर ना किसी जुर्म का बोझ है और ना ही किसी पाप का। देख, तू जिंदगी अकेली तो नहीं काट सकती। तू तो बड़ी खुशनसीब है कि कोई तेरी जिंदगी में सहारा बनना चाहता है। इस सहारे को स्वीकार कर ले। मगर प्रगति, तू तो जानती है कि मैं विधवा हूँ और विधवा का विवाह। देखो, विधवा इंसान नहीं होते। उन्हें जीने का कोई हक नहीं होता, जीने की कोई तमन्ना नहीं होती, उनके दिल में कोई अरमान नहीं होता। देख, मैं समाज के बनाए हुए इस खोखले कानून को नहीं मानती। पत्नी जब मर जाती है तो पति दूसरी शादी कर लेता है, बल्कि दूसरी शादी करने पर लोग उसे मजबूर करते हैं। लेकिन औरत जब विधवा बन जाती है, वो दूसरी शादी नहीं कर सकती, बल्कि उससे ये हक छीनकर उसे मुर्दों से भी बदतर जिंदगी जीने पर मजबूर किया जाता है। लोग उसे मनहूस समझकर उसका मुंह तक नहीं देखना चाहते, उसके साए से भागते हैं लोग। ये कैसी परंपरा है, कैसी रस्म है, कैसा कानून है? देख अंजू, तू इस मनहूस ख्याल को अपने दिमाग से निकाल दे और दूसरी शादी कर ले। और ये आनंद जो है ना, समाज का बहका हुआ इंसान था, वो दरिंदा था, वैशी था, लेकिन अब तेरे प्यार ने उसे एक नई डगर दिखाई है। वो हिंसा के रास्ते को छोड़कर अहिंसा के रास्ते में आ गया है। नफरत की जगह में प्यार समा गया है उसमें। वो सही मायने में एक इंसान बन गया है, एक जिम्मेदार इंसान। और तुझसे शादी करके वो तुझे प्यार देगा, सम्मान देगा, तेरी रक्षा करेगा। देख, मेरी सलाह मान ले और दूसरी शादी कर ले। तू उस समाज की परवाह मत कर जिस समाज ने तुझे दुखों के अलावा और कुछ नहीं दिया है। तेरी जिंदगी में एक बार फिर खुशियां आने वाली हैं। इन खुशियों को अपने दामन में भर ले। मैं तेरे साथ हूं। प्रगति, अब तू ही मेरी जिंदगी का सहारा। ना, अब तुझे आनंद के सहारे की जरूरत है। अब जा और आनंद से कह दे कि तू उससे शादी करने के लिए तैयार हो गई है। अब प्रगति, अगर तू बुरा ना माने तो एक बात कहूँ। आनंद कह रहा था कि राजेश बाबू बहुत अच्छा आदमी है। वो भी तुम्हारी तरह सब लोगों से बहुत प्यार करते हैं। अच्छाई तो उनके खून में है। अब देखना, वकील साहब ने मेरी जान बचाकर मुझ पर इतना बड़ा उपकार किया है कि मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकती। हाँ, और मेरा ये जीवन भी तो उन्हीं के देन है। और राजेश ने भी मेरी जान बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। प्रगति, आनंद ये भी कह रहा था कि राजेश बाबू तुमसे बहुत प्यार करता है, अपनी जान से भी ज्यादा। प्रगति, मैंने तो अपनी जिंदगी का फैसला तुम पर छोड़ दिया है, मगर तुम्हारी जिंदगी का फैसला कौन करेगा? अंजू, तेरे कंधों पर अतीत के कर्ज का कोई बोझ नहीं है। तू आजाद है, लेकिन मेरे कंधे अतीत के कर्ज से झुके हुए हैं। प्यार और मोहब्बत के लिए मेरी जिंदगी में कोई जगह नहीं है। मेरी जिंदगी नफरत के जहर से पूछी हुई है। मैंने अपनी जिंदगी को भाग्य के उस धारे पर छोड़ दिया है कि पता नहीं वो किसी किनारे पर पहुंचेगा या बीच मझधार डूब जाएगा। बहन जी, क्या सोच रहे हैं आप? मैं सोच रही हूँ कि इस बच्चे की परवरिश किस तरह होगी। ये सब भाग्य की बातें हैं। शायद इसकी किस्मत में माँ का सुख लिखा ही नहीं होगा। भगवान भी कितना निर्दयी होता है, एक बच्चे को संसार में भेजता है
और उससे उसकी माँ का साया छीन लेता है। इंसान से इंसान तो शिकायत कर सकता है और भगवान से नहीं। उसकी रजा के आगे इंसान को सर झुकाना ही पड़ता है। एक बात पूछूं? हाँ पूछो। आपने आगे के लिए क्या सोचा है? आगे से आपका मतलब? मेरा मतलब है कि हवेली में जो कुछ भी हुआ, हो सकता है उसके लिए वो लोग शर्मिंदा हों। अगर उन्हें अपने किए पर शर्मिंदगी होती तो मुझे वो हवेली नहीं छोड़नी पड़ती। इसका मतलब ये है कि आपने हवेली में ना जाने का फैसला कर लिया है? नहीं, मैंने अभी ऐसा कुछ नहीं सोचा है। फिर भी मैं एक सुहागिन हूं, फिर भी पति से दूर, एक मां हूं, फिर भी अपने बेटे से दूर। ये सब मेरे भाग्य का दोष है। बाबूजी, माँ जी नहीं आई? बेटे विनोद, मैं उसके दरवाजे तक तो गया, मगर अंदर जाने की मेरी हिम्मत नहीं हुई। मगर क्यों बाबूजी? एक अजीब सी कश्मकश पैदा हुई मेरे दिलो दिमाग पर। विनोद बेटे, मैं अपनी पूरी जिंदगी में कभी किसी के सामने अपना सर नहीं झुकाया, कभी अपने किए पर शर्मिंदगी का एहसास नहीं हुआ मुझे। मैंने चाहे गलत किया हो या सही किया हो, कभी किसी की खुशामद नहीं की मैंने। बाबूजी, वो सवाल औरों का था, ये सवाल माँ जी का है। देखो विनोद, मुझे गलत मत समझो, ये हमारी गैरत के खिलाफ है, ये हमारी खुददारी के खिलाफ है। हमने अपने मन को बहुत समझाने की कोशिश की विनोद, बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन हम अपने दिल को समझाने में नाकाम रहे। मगर बाबूजी, आप नहीं जानते कि माँ जी का इस हवेली में आना कितना जरूरी है। अगर माँ जी इस हवेली में नहीं आएगी तो कुसुम भी नहीं आएगी। हम मजबूर हैं बेटे, हम अपनी आदत से मजबूर हैं। बाबूजी, इसका मतलब यह है कि माँ जी को मुझे लाना होगा? हाँ विनोद, मेरा भी यही ख्याल है। ठीक है बाबूजी। देखो विनोद, एक बात का ख्याल रखना, वहां करण भी होगा। तुम कोई ऐसी गलत बात मत कर बैठना जिससे तुम लोगों के बीच में तनाव पैदा हो। वहां मां भी करण का ही साथ देगी और हो सकता है मामला और बिगड़ जाए। बाबूजी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मेरी रगों में भी आप ही का खून दौड़ रहा है। मैं झुकूंगा नहीं बाबूजी, और माँ जी को इस हवेली में लेकर ही आऊंगा। तुम? हाँ मैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की? तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे सवाल करने? क्या तू अपनी औकात भूल गया है? विनोद ठाकुर, मुझे अपनी औकात समझाने की कोशिश मत करो, क्योंकि मैं तुम्हारी नौकरी छोड़ चुका हूँ और नौकरी के साथ साथ हवेली के साथ जुड़े हुए हर रिश्ते को भी तोड़ चुका हूँ। और एक बात और मत भूलो कि इस वक्त तुम अपनी हवेली में नहीं बल्कि मेरे घर में खड़े हो। मैं तुझ जैसे मामूली आदमी से बात करना अपने शान के खिलाफ समझता हूँ। मैं अपनी माँ को लेने आया हूँ। माँ? किस माँ की बात करता है तू? उस माँ की जिसे हवेली से थप्पड़ मार के बाहर निकाल दिया गया, जिसका अपमान किया गया, तेरी नजरों के सामने उसकी बेइज्जती होती रही और तू खड़ा तमाशा देखता रहा। उस वक्त तेरी गैरत कहां गई थी विनोद ठाकुर? कहां गई थी तेरी गैरत?
इस घर में तेरी माँ नहीं बल्कि मेरी माँ रहती। तू माँ को बहका कर लाया है हवेली से। मैं तुझे अच्छी तरह जानता हूं करण। तू माँ और बेटे के बीच नफरत की दीवार खड़ी करके हमारी जायदाद और हमारी दौलत हड़प करना चाहता है। तो कितना नीच है कमीने। जिस हवेली ने तुझे पनाह दी, जिस हवेली ने तुझे सहारा दिया, उसी हवेली की बुनियादों को तू गिराना चाहता है। वो मेरी माँ है, उसने मुझे जन्म दिया है। तू कौन होता है उसका? क्या रिश्ता है तेरा उसके साथ? अगर रिश्ता नहीं होता तो मेरे पास यहाँ पर रहने वो नहीं आती। रिश्ता तो सिर्फ रहम का है, रिश्ता तो सिर्फ हमदर्दी का है। तूने अमिता के साथ शादी करके माँ से हमदर्दी हासिल की है करण, और उसकी मौत का इल्जाम मेरे सर रखकर तू माँ से उसकी कीमत वसूल करना चाहता है, उसे ब्लैकमेल करना चाहता है तू। विनोद ठाकुर, माँ जी की वजह से मैं चुप हूँ, वरना मुझे अपने बच्चे की कसम है कि आज तुझे यहीं पर जिंदा गाड़ देता। तू मुझे जिंदा गाड़ेगा कमी है तू? मैं तुझे जिंदा गाड़ूंगा, यहीं दफना दूंगा तुझे। विनोद, हाथ हटाओ। माँ, क्या करने आया यहाँ? चलो माँ, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। किस अधिकार से लेने आया तू यहाँ मुझे? एक बेटा किस अधिकार से आता अपनी माँ को लेने? तू अपने आप को मेरा बेटा कहता है? आज तक तूने बेटा होने का कौन सा फर्ज अदा किया है? मैंने जन्म देकर बहुत बड़ी भूल की है। मैंने अपना दूध पिलाकर बहुत बड़ा पाप किया है। तुझे अपनी गोद में खिलाकर अपनी गोद पर अत्याचार किया है। मुझे शर्म आती है अपने आप पर कि तू आज तक मुझे माँ कहकर पुकारता रहा। चला जा यहाँ से, चला जा। मैं तेरी माँ नहीं हूँ। चला जा, मैं तेरी माँ नहीं हूँ। जा। सुन लिया विनोद ठाकुर, माँ यहाँ से नहीं जाएगी। मैं कसम खाकर आया हूँ माँ, मैं आज तुझे यहाँ से लेकर ही जाऊंगा। और विनोद ठाकुर, मेरे जीते जी तू माँ को यहाँ से लेकर नहीं जा सकता। माँ को ले जाने के लिए करण, अगर मुझे 10 खून भी करने पड़े ना तो मैं करूंगा। अगर तू बीच में आएगा तो सारी गोलियां तेरे सीने में तान दूंगा मैं। खूनी और हत्यारा तो तू है ही, मगर मैं करण पर गोली चलाने नहीं दूंगी तुझे। तुझ में हिम्मत है तो मुझ पर गोली चला। चला मुझ पर गोली। माँ, तुझे मेरे साथ चलना ही होगा। मैं तेरे साथ नहीं चलूंगी, मैं यही करण के साथ रहूंगी। माँ, तू एक बेटे को छोड़कर, अपने घर को छोड़कर दुश्मन के साथ रहना चाहती है। करण कोई गैर नहीं, कोई दुश्मन नहीं, मेरा बेटा है वो। माँ, तेरी दूध की कसम, अगर मुझे इसके सामने नीचा देखना पड़ा तो मैं अपने आप को खत्म कर लूंगा। मैं अपने आप को खत्म कर लूंगा माँ। आज तू मेरे साथ नहीं चली, तेरे बेटे की लाश जाएगी यहां से। है दुनिया में इंसाफ की ये निशानी, अजब दास्तां है, अजब है कहानी।